नमस्कार, मैं लीना कड़े भी 24 तास की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है योगा डे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नागपुर के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मोहन पडोले, जो कि हमें आज योगा डे के बारे में और योगा और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते योगा और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ ज़रूरत बातें, योगा हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आवश्यक है, इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं हमारे डॉक्टर से। तो आइए चलते हैं। आज है योगा डे और योगा डे के बारे में आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के नाते यह बताना चाहूँगा कि हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। यानी आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ टिकाए रखना। अगर कोई बीमार हो गया है तो उसकी चिकित्सा कैसे करके उसको स्वस्थ कैसे बनाया जाता है। तो उसमें विशेषतः आयुर्वेद में योगा का बहुत ही उल्लेख किया है। आयुर्वेद में जो बताया है कि बीमारी होने के कारण क्या है, अहित आहार विहार और जो गलत आचरण के कारण जो बीमारी होती है उसको दुरुस्त करने के लिए जो आयुर्वेद में चिकित्सा बताए है, उसमें योगा का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। और उस बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में योगा के 8 अंग बताए हैं। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि। उसमें यम नियम एक कॉमन है कि सामान्य आदमी ने कैसे रहना चाहिए, दूसरे के बारे में कैसे विचार करना चाहिए, अपने रहने के लिए कुछ नियम बताया है। लेकिन यहाँ विशेषतः 8 अंगों में ये जो तीसरा आसन और प्राणायाम है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आसन के बारे में यह बताते हुए मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद में यह बताया है कि शरीर के जो बाह्य अंग है, जैसे जोड़ों के दर्द है या जॉइंट्स है, उनको दुरुस्त करने के लिए किस टाइप से अपन आसन करना चाहिए। आसन में भी बहुत प्रकार आयुर्वेद में बताया है, लेकिन आसन यह विशेषतः शरीर के जो बाह्य अंग है, हाथ पैर मान कमर, उसके बारे में उनकी जो दुविधा है, उनकी जो बीमारियां है वो दूर करने के लिए किस टाइप से आसन करना चाहिए यह उल्लेख किया है। लेकिन शरीर के अंदर जो अपने अवयव है, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, फुफ्फुस है, अतड़िया है इत्यादि जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन के एक्सरसाइज के लिए भी विशेषतः प्राणायाम का उल्लेख आयुर्वेद में किया है। तो ये प्राणायाम बताते हुए आयुर्वेद में ये जो बताया है कि कई ऐसे अन्य बीमारी है जो क्रॉनिक है, वो क्रॉनिक बीमारी निकालने के लिए आयुर्वेद में प्राणायाम का उल्लेख बहुत अच्छी तरह से किया है। और कई ऐसे घने या जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया, हाइपरटेंशन जैसे इत्यादि जो बीमारी तनाव के कारण निर्माण होते हैं, उस तनाव की बीमारियों को कम करने के लिए प्राणायाम का बहुत उल्लेख किया हुआ है। आयुर्वेद में प्राणायाम के बारे में अलग अलग प्राणायाम भी बताया है। मैं यहाँ बताऊँगा कि किस प्राणायाम से किस बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में यहाँ बताते हुए बताया है कि अस्थमा जैसे जो लंग्स में होने वाली बीमारी है, जैसे अभी कोरोना के चलते हुए लंग्स का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में प्राणायाम का बहुत अच्छा उल्लेख किया है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। योगा और पंचकर्म के बारे में क्या क्या महत्व बताना चाहेंगे दर्शकों? विशेषतः आयुर्वेद में योगा का महत्व है। उसमें जो प्राणायाम के बारे में जो बताया गया है कि शरीर के इंटरनल जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज करने से शरीर के अंदर जो पुराने जो बीमारियां हैं वो इजीली निकाल सकते हैं। जो बीमारियों से दवाइयों से भी ठीक नहीं हो सकते, ऐसे बीमारियों को योगा से निकाला जा सकता है। बहुत बार रुग्ण हमारे पास आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर कितने दिन मेडिसिन लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें बहुत दुखदाई होता है कि वो बीमारी क्यों नहीं निकल रही है। इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी प्राणायाम योगा और आसन के सिवा इसका कोई उपाय नहीं। जब तक इम्यूनिटी पावर बढ़ती नहीं या जब तक इंटरनल ऑर्गन्स को हिलाया नहीं जाता, इंटरनल ऑर्गन्स को अपन एक्सरसाइज नहीं कराते, तब तक ये ऐसी पुरानी जो बीमारी है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा है, ऐसे लोगों ने भी प्राणायाम से दुरुस्त हो सकते हैं। और अनेक टाइप के, जैसे स्त्रियों की जो बीमारी है, मासिक पाड़ी की बीमारी,
जैसे पीसीओडी, आजकल पीसीओडी कॉमन हो गया है, तो ऐसे इसमें पर्टिकुलर प्राणायाम में किस टाइप से प्राणायाम करना चाहिए, यह उल्लेख बहुत आयुर्वेद में बताया है। ऐसे अनेक बीमारी के बारे में बताया है। सर, कोरोना जैसी महामारी की बीमारी, इसके लिए प्राणायाम या योगा से कैसे बचा जा सकता है? कोरोना के बारे में पूरे विश्व में ही संभ्रम है। जब तक इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा नहीं, तब तक कोरोना से बचना बहुत मुश्किल है। चाहे मास्क लगा लो, चाहे हाथ धो लो, या चाहे सोशल डिस्टेंसिंग रख लो। लेकिन यहाँ तो आज सभी के सामने बहुत बड़ा कोरोना का एक प्रश्न लगा हुआ है, लेकिन उसका एक ही सॉल्यूशन है। चाहे मास्क लगाना तो उचित है ही, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है तो आपको कोरोना आ भी गया तो उसके ऊपर आप इजीली वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जनरली कोरोना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करता है, जनरली गले में, उसके बाद में वो लंग्स में जाता है। तो आयुर्वेद में जो प्राणायाम में जो बताया है कि अनुलोम विलोम और कपालभाति, यह दो प्राणायाम करने से अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। विशेषतः लंग्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। लंग्स की जो एरिया है वो पूरा एक्सरसाइज करने के कारण वहाँ का इम्यूनिटी पावर बढ़ गया। अनुलोम विलोम किस रोग के लिए फायदेमंद है? विशेषतः प्राणायाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार, ऐसे जालंधर, उद्गीर, उज्जाई, ऐसे अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं। लेकिन विशेषतः कपालभाति और भस्त्रिका, यह दो प्राणायाम अपने शरीर के अंदर उदर रोगों में निर्मित ऐसे कई रोगों को दुरुस्त करने के लिए बहुत अच्छा काम में आता है। जैसे पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, जो एनल के रोग है, एनस के रोग है, उस रोगों को भी दुरुस्त करने के लिए शरीर के अंदर की अग्नि अगर कम हो गई अपनी या विकृत हो गई, आयुर्वेद में बताया है कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, धातु की जो अग्नि, उसकी जो उष्णता है, वो उष्णता प्रॉपर करने के लिए, अगर ज़्यादा हो गई तो कम करने के लिए, कम हो गई तो ज़्यादा करने के लिए प्राणायाम के सिवा कोई और उपाय अच्छा नहीं है। तो कपालभाति और जो अनुलोम विलोम है, यहाँ लंग्स, हार्ट, अतड़ियों के अंदर, लीवर के अंदर, जैसे पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ गया है, गाल ब्लैडर स्टोन हो गया है, किडनी में स्टोन हो गया है, तो आप कपालभाति कीजिए। कपालभाति से क्या होता है, किडनी की ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन आ गया है तो आपके कपालभाति करने से वो स्टोन धीरे धीरे वहाँ से टूटेगा और निकल जाएगा, अन्नवस्त्र से वो बाहर आ सकता है। तो ऐसे कई जिस बीमारियों में डॉक्टरों को ऑपरेशन के सिवा पर्याय नहीं होता, ऐसे बीमारियों का इलाज भी कपालभाति और प्राणायाम में हो जाता है। और ये दो अगर प्राणायाम रेगुलर करते रहे तो निश्चित ही ऐसे बीमारियों से अपन इजीली दूर हो सकते हैं। सर, बहुत से लोगों को ये समझ है कि प्राणायाम और योग ये एक ही बात है, तो क्या ये एक ही बात है या प्राणायाम और योग अलग अलग बातें हैं? अभी आपको बताया है कि योगा के 8 प्रकार होता है और वो 8 प्रकार में एक प्राणायाम है। तो प्राणायाम अपने शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे ब्रेन हो गया, जैसे थायराइड हो गया, जैसे अन्न नलिका में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, हार्ट के हृदय के नलियों में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, रक्तवाहिनियों में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, तो आप कपालभाति कीजिए। इससे क्या होगा, अपने शरीर के अंदर जो वायु है, प्राण वायु है, वो धीरे धीरे 5 प्रकार के जो वायु बताया है, अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, यह वायु की संचारण गति के कारण शरीर के अंदर जो रक्तवाहिनियाँ है वो खुल जाती है। अगर अपने शरीर के अंदर कहीं गांठें उत्पन्न हो रही है, निकल जाती है प्राणायाम से, ऐसा निश्चित होता है। तो कई ऐसे दुर्धर व्याधि है जिसके व्याधि की ट्रीटमेंट ही एक प्राणायाम ही है और कुछ नहीं। महिलाएं जो है, जो बहुत ये ऐसे क्वेश्चन है कि उनके जो मासिक पारी आती है, जिस वक्त उन्हें बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो इस वक्त क्या प्राणायाम और योगा करना चाहिए या नहीं? निश्चित ही प्राणायाम तो सभी ने करना चाहिए, चाहे बच्चों ने हो, बूढ़े ने हो, तारुण्य अवस्था, स्त्रियों ने हो, किसी ने भी प्राणायाम करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कि विशेषतः स्त्रियों में मासिक पारी शुरू होती है, उस पीरियड में कपालभाति जैसे ऐसे व्यायाम को अपन ने 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम या भस्त्रिका या ओमकार जैसे प्राणायाम इजीली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जनरली विशेषतः प्रेगनेंसी में
स्त्रियों में जब प्रेगनेंसी होती है तो प्राणायाम का रोकने के लिए बताया है, लेकिन ऐसे इसमें ओमकार और अनुलोम विलोम इस सिंपल से प्राणायाम करते रहने से जो अपने प्रेगनेंसी में जो फिटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है उसमें कोई विकृति नहीं आती। लेकिन कपालभाति जैसे व्यायाम प्रेग्नेंट लेडी ने नहीं करना चाहिए। सर, दिल से जुड़ी बीमारियों में क्या प्राणायाम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। हृदय की बीमारी में प्राणायाम का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ गया है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है या कम हो गया है, ऐसे हृदय के जिसमें हृदय के धमनियों में अवरोध है, ऐसे इसमें प्राणायाम करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो धीमे गति से कपालभाति कीजिए। बहुत ज़ोरदार गति से कपालभाति करने की ज़रूरत नहीं है। धीमे गति से शुरुआत में आप महीना 2 महीना आप 10 से 15 मिनट, पहले आप 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए, फिर 15 मिनट। ऐसा करते करते आप 20 से 25 मिनट प्राणायाम ईजिली कर सकते हैं, जिससे हृदय के कई ऐसे आजार, कई ऐसे बीमारियां इजीली दूर हो सकते हैं। स्पेशली मैं बताऊंगा जिनको एंजियोप्लास्टी किया है या जिनका बाईपास हो चुका है। जनरली एक बात और बताना चाहूँगा, जिन लोगों का पेट का या हार्ट का या किसी भी टाइप से ऑपरेशन हुआ है, तो जनरली ऑपरेशन के 6 महीने बाद इजीली आप प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम की गति थोड़ा मंद गति से या मध्यम गति से रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर सर्जरी 6 मंथ प्राणायाम करने में किसी भी तरह से हिचकिचाहट मत रखिए। अनुलोम विलोम ये प्राणायाम किस दौरान करना चाहिए? इसके क्या फायदे हैं? अनुलोम विलोम यह एक प्राणायाम, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो इजीली आराम से सुबह कर सकते हैं। उसमें श्वास से संबंधित, क्योंकि अनुलोम विलोम से होता क्या है, अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। अपने शरीर के कोशों को, अपने शरीर के न्यूरॉन्स को, अपने शरीर के एक एक सेल को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना शरीर के अंदर के रोग दूर हो जाएंगे। कई शरीर के अंदर के जो ब्रोंकाइटिस हो गया, जैसे अस्थमा हो गया, ऐसे अनेक रोग कपालभाति से या फिर अनुलोम विलोम से इजीली कम हो जाते हैं। शरीर के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है अपने, किडनी, लंग्स, हार्ट, हथड़ियाँ इत्यादि के कारण स्पाइन में भी अगर कई प्रकार के प्रॉब्लम आ गए तो आप प्राणायाम से इजीली दूर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से हम हृदय और लंग जैसे कई बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि शीतली प्राणायाम क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं? विशेषतः प्राणायाम में जनरली वायु को संचलन करके अपन ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर के अंदर की बीमारियों को, क्रॉनिक बीमारियों को दूर करने का अपन प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैडम आपने जो पूछे शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। शीतली शब्द में ही एक ठंडावा है, एक शीतता है। शरीर के अंदर अगर पित्त बढ़ गया है, अपने शरीर के अंदर गर्मी हो गई, किसी को एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, अपने शरीर के अंदर पुरड़ आ रहे हैं, गर्मी, आँखों में गरम गरम लग रहा है, शरीर के अंदर एसिडिटी हमेशा हो रही है, तो शीतली प्राणायाम का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। शीतली प्राणायाम मैंने जीभ की पोंगड़ी करके पूरे हवा को अंदर लेना, तो इस टाइप से शीतली प्राणायाम से अपने शरीर की जो उष्णता है, शरीर के अंदर अगर एलर्जी हो गई है, स्किन डिसीज हो गई है, तो आप इजीली शीतली प्राणायाम अगर कंटिन्यू लगातार करते रहे तो अपने शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है, जनरली स्त्रियों में जो हार्मोन्स होते हैं जिनके कारण एक्सिस बेंसिस हो जाना, जनरली किसी भी टाइप से अगर ब्लीडिंग होती है, जैसे पाइल्स की ब्लीडिंग है, या स्त्रियों में अति आर्तव यानी मेंसेस ज़्यादा हो रहा है, शरीर के अंदर की उष्णता बढ़ गई है, बार बार एसिडिटी हो रही है, तो आप शीतली प्राणायाम कीजिए। शीतली प्राणायाम से शरीर की उष्णता कम हो जाती है, शरीर का पित्त कम हो जाता है, शरीर की गर्मी कम हो जाती है। वो कम होने से अपने शरीर का पित्त शांत हो जाता है और कई ऐसे दुर्जर जो व्याधियाँ है जो अभी आपको मैंने बताया है, जो इसके लिए दवाई अपन लॉन्ग पीरियड के लिए लेते रहते हैं, फिर भी वो दुरुस्त नहीं हो पाती, तो ऐसे कंडीशन में प्राणायामों का उल्लेख तो है ही, अच्छी बातें हैं, लेकिन विशेषतः शीतली प्राणायाम है जिसमें पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसे रोगों में बहुत फायदा करता है। जिसका मतलब सर शीतली प्राणायाम से क्या एसिडिटी से भी दूर रहा जा सकता है? निश्चित, एसिडिटी एक कॉमन बीमारी हो गई, कॉमन लक्षण जनरली हमारे पास आए दिन पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं, बस एसिडिटी हो गई है।
चाहे उस बीमारी का दूसरा को भी स्वरूप हो सकता है, लेकिन एक कंप्लेंट जरूर रहती है कि डॉक्टर मुझे एसिडिटी बार बार होती है। एसिडिटी होने का मुख्य कारण है अपने शरीर के अंदर की जो गैसेस है, जो वायु है, जो प्रॉपर मार्ग से बाहर नहीं निकल पाती, वो वहीं संचय हो जाती है और शरीर के अंदर की पित्त को, कफ को बढ़ाती है। हमारे आयुर्वेद में बोला है कि पीतम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव वायुनाम यत्र नियंती तत्र वर्षंती मेघवत। यानी अपने शरीर के अंदर का जो वायु है, वायु शरीर के कफ और पित्त को विकृत करके उनके लक्षणों को निर्माण करता है, और वो वायु को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम जैसी कुछ अच्छी प्रकार हो नहीं सकती। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्राणायाम के लिए पैसे नहीं लगते, प्राणायाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। प्राणायाम आप लगातार कई सालों तक करते रहिए, आपको कई बीमारी आएगी ही नहीं, और आपकी जो आई हुई क्रॉनिक बीमारी है वो निकल सकती है। तो सबसे बड़ी महत्व की बात है कि किसी भी बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास आते हैं, दवा लेके जाते हैं, उसके लिए खर्चा होता है। आने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लेने के बाद पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि मैं कितने सालों तक, कितने दिनों तक, कितने महीने तक दवा लूँगा। आप फुकट में प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने के लिए ना ही कोई पैसे लगते हैं, ना ही ज़्यादा समय लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दवा के साथ साथ प्राणायाम करते रहिए और रोगों से मुक्त रहिए। शीतली प्राणायाम से एसिडिटी जैसे कई घातक बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। प्राणायाम ये ऐसी चीज़ है जो घर बैठे हम कभी भी, कहीं भी, सारे लोग कर सकते हैं। सर ये बताइए कि क्या प्राणायाम किन लोगों ने करना चाहिए? क्या बच्चों ने भी करना योग्य है या नहीं? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल, 6 साल के बच्चे अगर हो गए तो थोड़ी बहुत तो समझ आ जाती है। अगर घर में पेरेंट्स, माँ बाप कोई प्राणायाम करते हैं तो बच्चों को इजीली सिखाया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स का देख के ही बच्चे इजीली कर पाते हैं। तो 4 साल, 3 साल के बच्चे अगर हो गए तो इजीली उनमें वो समझ आ जाती है कि मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं, और उनको अपन गाइडलाइन किए तो धीरे धीरे कुछ हद तक थोड़े थोड़े से प्राणायाम करने में या उनको आदत डालने में हरकत नहीं। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, स्त्रियों से लेकर बूढ़े तक, और इवन दो 70 साल, 80 साल, 90 साल का भी कोई वृद्ध जन है तो उन्होंने भी रूटीनली प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम महीना भर या 2 दिन या 4 दिन या 1 साल करने से नहीं फ़ायदा होता, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, आजन्म करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सर भ्रामरी प्राणायाम क्या है और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में आप क्या बताएंगे? विशेषतः अपने शरीर की जो मेंदु है, ब्रेन है, उसके अंदर कई ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गए, मिर्गी के अटैक आना, पैरालिटिक अटैक आना, हाइपरटेंशन हो जाना, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाना, या ब्रेन के कई ऐसे मेनिंजाइटिस हो गया। इस टाइप से रोगों में अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते, आपको जनसामान्य में अगर निगेटिविटी आ गई, आपको अगर इंसोम्निया हो गया या साइकोलॉजिकल कुछ भी अगर मानसिक बीमारी आपको हो जाती है, तो वो अपन ब्रेन से संबंधित आजार, ऐसे वो उनसे संबंधित डिसीज समझते हैं। तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि अगर भ्रामरी प्राणायाम कर लिया जाए तो ऐसे जो दुर्जर व्याधि है, जो लॉन्ग टर्म पे चलने वाले हैं, जो कठिन होते हैं, याप्य होते हैं दुरुस्त करने के लिए, ऐसे रोगों में आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, लगातार करते रहिए, क्योंकि ऐसे डिसीज़ दुरुस्त होना 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने की बात नहीं होती, तो कई सालों तक उसकी ट्रीटमेंट करना होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम से अपने शरीर के अंदर के न्यूरॉन्स है उसका एक्सरसाइज है, अपने ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स है उसकी एक्सरसाइज है। भ्रामरी करते वक्त एक ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होता है, ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होने से अपने जो ब्रेन सेल्स है वो वाइब्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके अंदर रक्त सप्लाई होने वाली कोई नलियाँ है वो क्लियर हो जाती है, और ब्रेन को या न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी है वो चले जाती है। कोई बीमारी, कोई ट्यूमर वहाँ आ रहा है तो वो निकलने में हेल्प हो जाता है, और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, एपिलेप्सी टाइप जो बीमारियाँ हैं या इंसोम्निया है, ये जो बहुत कठिन आजार है, आप भ्रामरी प्राणायाम से इजीली दूर कर सकते हैं। लेकिन उसे लॉन्ग टर्म करना चाहिए, सातत्य से करना चाहिए, आधा घंटा, एटलीस्ट 30 मिनट इस टाइप से आप प्राणायाम कीजिए। तो भ्रामरी प्राणायाम मानसिक रोगों के लिए अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके सिवा मैं तो बोलता हूँ कि इस टाइप से प्राणायाम करने से ही ये रोगों पे अपन विजय कर सकते हैं, उसको रोगों को शांत कर सकते हैं, वो रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो देखा आपने, भ्रामरी प्राणायाम से मानसिक रोग जैसे नींद ना आना या फिर स्ट्रेस रहना, ये सारी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। कि भ्रामरी प्राणायाम ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ योग है। सर योगा करते समय क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए?
विशेषतः योगा हमारे शास्त्र में बताया है कि प्राणायाम करने के पहले अपने शरीर के अंदर मल मूत्र का त्याग कर देना चाहिए। सुबह उठते से ही आप पानी पीजिए, थोड़ा हल्का सा मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपने शरीर के अंदर जो मलमूत्र है उसका त्याग करने के बाद ही प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने के पहले आप कुछ सेवन नहीं कीजिए। अब किसी को नाइट ड्यूटी रहती है तो वो 2 बजे वो सुबह आके नींद लेता है और 2 बजे उठता है। उठने के बाद वो फिर बाद में लैट्रिन बाथरूम हो गई तो तब भी उसका पेट खाली रहता है। तो मुझे ये कहना है कि पेट में खाली रहेगा तभी प्राणायाम करने में उसका फ़ायदा हो सकता है। सर, आजकल सभी की ज़िंदगी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जिसके वजह से प्राणायाम या योग करने के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाता और कई सारे योग है, कई सारे प्राणायाम है, पर ऐसा क्या कम समय में कौन सा योग या प्राणायाम हम कर सके जिससे हम रोज़ाना ज़िंदगी में स्वस्थ रह सके? प्राणायाम यह एक योग विद्या है, ये एक ब्रह्म विद्या है और वे विद्या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि डे टू डे लाइफ में ऐसा कौन सा व्यायाम है जिससे अपन अनेक रोगों से अपन बच सकते हैं, तो मैं ये विशेषतः बोलूँगा कि कपालभाति और अनुलोम विलोम। शीतली प्राणायाम तो है ही, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये जो 3 4 5 प्राणायाम जो बताया गया है, वैसे प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं जो जन सामान्य करना बहुत ही मुश्किल बात है। जालंधर है, उदगीर है, ऐसे कई ऐसे प्रकार है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, शीतली प्राणायाम, ओमकार, ये जो 4 प्राणायाम हार्डली 5-5 मिनट भी अगर मॉर्निंग आवर्स में कर लिए जाए तो हार्डली उसको 20 से 25 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अपने लिए अगर आप 25 मिनट नहीं निकाल सकते तो बहुत मुश्किल। कई ऐसे रोग हैं जिसके कारण आप बहुत कठिन परिस्थिति में जा सकते हैं, चक्कर आ सकता है, गिर सकता है, आपका आईसीयू में जाना पड़ सकता है। ऐसे अगर आप हर दिन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट अगर योगा के लिए देते हैं, अपने खुद के लिए निकालते हैं, और निकालना ही चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति ने 20 से 25 मिनट सुबह के योगा का या प्राणायाम के लिए निकालना ही चाहिए। वो अगर करता है कोई व्यक्ति तभी वो स्वस्थ रह सकता है, ऐसा मेरा कहना है। तो हर व्यक्ति ने 15 से 20 मिनट निश्चित ही प्राणायाम करना चाहिए और सुबह का समय प्राणायाम के लिए द बेस्ट है। थोड़ा आप आधा घंटे पहले उठिए, लेकिन 20 मिनट प्राणायाम के लिए निश्चित दीजिए। सर, सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार से हम किन किन रोगों से दूर रह सकते हैं और सूर्य नमस्कार कितने और कब करना चाहिए? सूर्य नमस्कार, अभी आसन जो बताया है प्राणायाम, अपने आयुर्वेद में जो आसन का जो उल्लेख किया है, तो आसनों में ये सूर्य नमस्कार गिनती में आ जाता है। सूर्य नमस्कार 8 स्टेप से बनता है और सूर्य नमस्कार से अपने शरीर के जितने भी सर से लेकर नाखून तक सारे जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की सारी हलचल हो जाती है। सूर्य नमस्कार से सिर्फ हाथों की या पैरों की या कमर के जॉइंट्स की ही हलचल नहीं होती, उसी की एक्सरसाइज नहीं होती, तो अपने शरीर के अंदर पेट, लंग्स, अतड़ियाँ, जितने जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी भी मूवमेंट निश्चित थोड़ा प्रमाण में होती ही है। तो अपने जो शाखागत अवयव है, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, मान और सिर, ये जो जॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य नमस्कार करने से अगर डेली अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो इस टाइप से अपने को कमर के, जोड़ों के, आर्थराइटिस जैसे ऐसे कई जोड़ों के जो प्रॉब्लम्स है वो निकलने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही असरदार है, बहुत ही असरदार काम करेगा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आसनों में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम में जो 4-5 बताया है, वो अगर हर दिन कोई व्यक्ति करता है तो उसके पास रोग आएंगे ही नहीं। अगर कोई रोग गलती से आ भी गया है तो निकलने के लिए इसके सिवा अच्छा रास्ता है ही नहीं। आए दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ कि बहुत सारे लोगों को कई ऐसी बीमारियाँ हो रही है, हाइपरटेंशन, कोलाइटिस, आर्थराइटिस, जर्जर वैसे व्याधि जैसे कैंसर हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, न्यूरो के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तनाव है। ये तनाव होने का कारण मुझे अभी महसूस हो रहा है इतने सालों की प्रैक्टिस में कि लोगों का खान पान सही नहीं है, लोगों का आहार विहार बिल्कुल सही नहीं है। सबसे बड़ी बात और मुझे एक देखने में आई कि कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं, कोई योगा करता ही नहीं है। योगा और एक्सरसाइज नहीं करने के कारण ही सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। हर लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम आए दिन चल रहा है। तो मैं एज ए डॉक्टर आप सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप योगा कीजिए, आसन कीजिए और रोगों से
दूर भागने के लिए आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। आप योगा से, आज के दिन मुझे ये कहना है कि आप योगा से जुड़े रहिए, आपको आगे में स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा योग मिलेगा। थैंक यू। तो ये थी स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ज़रूरत बातें जो हमें डॉक्टर मोहन पडोले ने बताई। इसी तरह स्वास्थ्यवर्धक बातें हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात वी 24 तास में। नमस्कार। Audio Jungle.